स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 8 मोशन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए और सैम्पल पेपर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में गिवन है ये एक ट्रॉली है। ये हमने डायग्राम में छोटा सा ट्रॉली बना दिया है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। तो ट्रॉली इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये ट्रॉली जब नीचे की तरफ जा रही है ना, तो इसमें एक्सलरेशन हो रहा है। मतलब जैसे जैसे ये नीचे जा रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। और एक्सलरेशन की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे ना सेंटीमीटर लिखा हुआ है। एक्सलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा था। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी थी ना, उसे 100 से डिवाइड किया है। यूनिट का आपने बहुत ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि स्टार्ट होने के 3 सेकेंड्स के बाद इस ट्रॉली की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वो हमने फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। मतलब ये जो ट्रॉली है ना, ये पहले से मोशन में नहीं थी, पहले ये रुकी हुई थी। उसके बाद जब ये स्टार्ट होती है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, एक्सलरेशन होता है। 3 सेकेंड्स के बाद कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वो हमने फाइंड करना है। अभी जो लिखा हुआ ना स्टार्ट, इस वर्ड को देखते ही आपने समझ जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखोगे a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक्सलरेशन का ऐसा यूनिट सेंटीमीटर थोड़ी होता है, वो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाता है 2 डिवाइडेड बाय 100। अब ये ऐसे रहने देते हैं, पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। टाइम हमें डायरेक्टली दे रखा था, टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड्स है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। टाइम में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स है और वैल्यू भी हमें सेकेंड्स में ही दे रखी है। फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 3 चीजें हमें दे रखी हैं। फोर्थ वेरिएबल v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट पेज पे इसके आगे सॉल्व करते हैं। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू हमें दे रखी थी 0, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 होती है। एक्सलरेशन की वैल्यू है 2/100। ये डिनोमिनेटर में 100 लगाया था ना हमने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और टाइम दे रखा था 3 सेकेंड्स, तो t की जगह पे 3 पुट करना है। अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता, आप एज्यूम कर सकते हो कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो इस 3 को ना 3/1 लिख सकते हैं। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर वाला 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 1 है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके बन जाता है 6/100। ये प्लस 0 को अगले स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 6/100 वो बन जाता है 0.06। देखो यहाँ पे 1 के आगे 2 जीरोज है ना, तो ऊपर भी डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही था, इसलिए 6 के आगे यहाँ पर एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाता है 0.06। आगे यूनिट जरूर लगाना है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है 0.06 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखो मैं क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेसिंग कार है और उसके अंदर कांस्टेंट एक्सलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। एक्सलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब रेसिंग कार की स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। तो क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि स्टार्ट होने के 10 सेकेंड्स के अंदर ये जो रेसिंग कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक रेसिंग कार है और उसके अंदर कांस्टेंट एक्सलरेशन हो रहा है, मतलब जैसे ही वो स्टार्ट होती है ना तो उसकी स्पीड लगातार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सलरेशन की वजह से उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती रहती है। तो 10 सेकंड्स के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी वो हमने फाइंड करना है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से जैसे आप ये वाला वर्ड देखोगे ना स्टार्ट, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से पहले वो रुका हुआ होता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है। यूनिट जरूर लगाना है मीटर पर सेकंड। एक्सलरेशन की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगले स्टेप में आप ये लिखोगे एक्सलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है 10 सेकंड्स, तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। इस क्वेश्चन में ना सारी वैल्यूज हमें एकदम ठीक दे रखी थी। देखो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, सेकंड्स में ही है। एक्सलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में ही दे रखी है। तो इन तीनों वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज यूज करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज उनके एसआई यूनिट्स में ही दे रखी हैं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। यहां पे डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, जो कि ये होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगले स्टेप में वैल्यूज पुट करते हैं। देखो u की वैल्यू है 0, तो u की जगह पे आपने 0 को पुट किया। टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, तो टाइम की जगह पे 10 लिखना है, प्लस 1/2 का प्लस 1/2 एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू 4 है, तो a की जगह पे आपने 4 को पुट किया। टाइम की वैल्यू 10 है, तो t की जगह पे 10 को पुट किया। यहां पे स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर डालना है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म तो फिनिश ही हो जाती है। इधर ये 2 और 4 ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा। और 10 का स्क्वायर वो होता है 100। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200। तो इसका मतलब 10 सेकेंड्स के अंदर ये वाली जो रेसिंग कार है वो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगी। लास्ट में ये यूनिट जरूर लगाना है वरना नंबर कटेंगे। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो वैल्यू 200 आई थी ना, तो आगे आप मीटर जरूर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक ना स्टोन है और उसे थ्रो किया गया है किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है एकदम सीधा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक स्टोन को थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 5 दे रखी है कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। इसका मतलब यह है कि जब स्टोन थ्रो करने वाले के हाथ से निकलेगा ना, उस समय उसकी वेलोसिटी 5 होती है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इफ द एक्सलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट लाइन में हमें यह बताया हुआ है कि जब स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उस समय एक्सलरेशन की वैल्यू 10 है। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो स्टोन को थ्रो किया है ऊपर की तरफ और एक्सलरेशन दे रखा है 10 है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब है कि एक्सलरेशन की वैल्यू 10 नहीं बल्कि -10 लेनी है, क्योंकि जब आप स्टोन को थ्रो करोगे तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है
तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि स्पीड डिक्रीज होगी। अभी डिटेल में इस पॉइंट को दोबारा डिस्कस करते हैं, एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? क्वेश्चन में हमसे दो चीजें पूछी हुई हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि बताओ कितनी हाइट तक वो राइज करेगा। जब हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे ना तो कितनी हाइट तक वो जाएगा। और सेकंड पॉइंट में पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा उसे इतनी हाइट तक पहुंचने में। क्लियर? एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक स्टोन है, उसे ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ थ्रो किया है। कितनी वेलोसिटी पे थ्रो किया है? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे थ्रो किया है। जब स्टोन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस समय स्टोन में एक्सेलरेशन कितना है? 10 का। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। हमने फाइंड करना है, पहले तो ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक वो राइज करेगा, और उसके बाद फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस मतलब कितनी हाइट तक जाएगा वो फाइंड करना है, और टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। ये दो चीजें फाइंड करनी है। चलो आंसर पे आते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा कि क्या होता है जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या फिर नीचे की तरफ थ्रो करते हैं। मतलब सीधा आप अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट तब मूव करेगा जब आप अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे। देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन का एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज आप किसी बिल्डिंग में रहते हो और आप सपोज 24th फ्लोर पे रहते हो, तो आप खिड़की में से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हो, तब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ऊपर से नीचे की तरफ। और अर्थ के सरफेस पे खड़े होके अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब क्या होता है। देखो, क्वेश्चन में गिवन था कि एक स्टोन है, स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है 5 की वेलोसिटी पे। जब स्टोन को थ्रो करेंगे तो स्टोन जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड ना डिक्रीज होती है। स्पीड डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। तो स्टोन ऊपर जा रहा है ना, लेकिन अर्थ उस स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 से डिक्रीज होकर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करे ना तो आप देखना वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रुक जाता है, उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। आप एक काम करो, आप ना 3 चीजें ले लो। एक आपने लेना है आलू, फिर टमाटर और उसके बाद एक चप्पल। ये 3 चीजें लेके आप ना छत पे चढ़ जाओ। सबसे पहले आप आलू को थ्रो करो अपवर्ड डायरेक्शन में, जोर से फेंकना। देखना वो ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के एकदम बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा और उसके बाद वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर आप थ्रो करना टमाटर को। टमाटर को भी जब आप थ्रो करोगे और जोर से फेंकना, जितना जोर से फेंक सकते हो उतनी जोर से आपने अपर डायरेक्शन में फेंकना है। तो वो ज्यादा हाइट तक जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद, उसके बाद वो भी नीचे आ जाएगा। फिर आप चप्पल को भी थ्रो करना, वो भी अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगी, उसके बाद वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना तो उसमें 2 जर्नीज होती हैं। फर्स्ट होती है अपवर्ड जर्नी, जब ऑब्जेक्ट राइज कर रहा है। ऑब्जेक्ट राइज करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच के वो रुक जाता है और 1 घंटे के लिए वो रुका नहीं रहता, बहुत कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो रुकता है। उसके बाद वो अपनी डाउनवर्ड जर्नी शुरू करता है, मतलब वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है। जब आपने आलू को ऊपर फेंका था तो आलू ऊपर जाके 1 घंटे के लिए वहां पे फिक्स थोड़ी हो जाएगा, ऊपर जाएगा, साथ के साथ ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपने टमाटर को फेंका था तो टमाटर ऊपर जाके 2 घंटे के लिए वहीं पर हवा में थोड़ी रुका रहेगा, हेलीकॉप्टर थोड़ी है वो, ऊपर जाएगा वापस फिर नीचे आ जाएगा। जब आपने चप्पल को फेंका था तो चप्पल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के 3 दिन के लिए वहीं पर हवा में थोड़ी रुकी रहेगी, जादूगर थोड़ी हो आप। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो रुक जाता है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब ये किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को
जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट रुक जाता है। याद हुआ आपको? इनिशियल वेलोसिटी 5 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे थ्रो किया है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था। ये कॉन्सेप्ट आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारे क्वेश्चन में ना सिर्फ अपवर्ड जर्नी की बात हो रही है, तभी हमने ऑब्जेक्ट को ना सिर्फ ऊपर जाता हुआ दिखाया है, ऑब्जेक्ट को वापस नीचे आता हुआ नहीं दिखाया है। क्लियर हुआ? तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंका जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए रुक जाएगा। क्योंकि वो रुक जाता है इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद वो वापस नीचे आना स्टार्ट करता है, पर उसे हम फिर किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब आओ, देखो u की वैल्यू 5 है, दे रखी है, v की वैल्यू 0 है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ये आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करे तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वो रुक जाता है, तो v की वैल्यू 0 है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सलरेशन क्वेश्चन में दे रखा था 10, लेकिन a की वैल्यू आपने -10 लेनी है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस समय एक्सलरेशन नहीं होता, उस समय रिटार्डेशन होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रहती है। जैसे 5 की स्पीड पर फेंका था ना, थोड़े टाइम के बाद स्पीड 5 से डिक्रीज होकर 4 हो जाएगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो जब भी ऑब्जेक्ट राइज कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तब a की वैल्यू -10 होती है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तब a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, +10 होती है। अब ये भी आपने याद रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तब आपने a की वैल्यू को -10 लेना होगा, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तब a की वैल्यू को आपने +10 लेना होता है। अर्थ के सरफेस तक अगर वो जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, तो एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। अर्थ के सरफेस से अगर दूर जा रहा है तो एक्सलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर? तो ये 3 चीजें हमें दे रखी हैं, हमने डिस्टेंस और टाइम ये दोनों फाइंड करने हैं। पहले टाइम निकालते हैं, उसके बाद फिर डिस्टेंस निकालेंगे। टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो, हमें v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, a की वैल्यू है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू 0 है तो v की जगह पे 0 पुट किया, u की वैल्यू 5 है तो u की जगह पे 5, a की वैल्यू -10 है। याद रखना आपने, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एक्सलरेशन नेगेटिव होता है, क्योंकि ऊपर जाते समय स्पीड इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब एक्सलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब एक्सलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव। तो a की वैल्यू -10 है, a की जगह पे -10 पुट किया, ब्रैकेट्स आपने जरूर यूज करनी है, t की जगह पे t को ही रखेंगे क्योंकि टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला जो 5 है, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड पे -10 मल्टीप्लाई बाय t रह जाता है। अभी जो -10 है ये t के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये वाली वैल्यू जब उस तरफ जाएगी तो डिवीजन में आ जाएगी। तो टाइम की वैल्यू आती है -5 अपॉन -10। एक तो माइनस से ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाता है। तो टाइम की वैल्यू है 1/2 सेकेंड्स, हाफ सेकेंड। ये 1/2 का मतलब डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 0.5 सेकेंड्स। तो ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, हमने टाइम निकाल लिया। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस s की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। वी नो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। u की वैल्यू हमें दे रखी है 5 की स्पीड पर थ्रो किया था। टाइम की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, तो t की वैल्यू आ रही है 0.5, प्लस 1/2 का प्लस 1/2 एज इट इज लिखा, एक्सलरेशन -10 है, टाइम 0.5 है, स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायर लगाना है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई करके 2.5 आता है। ये 10 और 2 इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दोगे तो 10 को 2 से डिवाइड किया तब यहाँ पे -5 रह गया, और ये 0.5 का स्क्वायर था ना, तब यहाँ पे 2 बार लिखा है। 2.5 एज इट इज, -5 को भी एज इट इज लिखा। यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो यहाँ से और यहाँ से हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिए हैं। आगे आते हैं। 2.5 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब देखो 100 है ना, 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है आपने। तो ये 2.5 का 2.5 और ये -1.25 बन जाता है। एक बात बताओ, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के आगे पहले आप 2 डिजिट्स को लिखोगे। ये 5 है ना, तो इसको ये बन जाएगा 2.50। जीरोज आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, डेसिमल पॉइंट लग चुका है इसलिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू 1.25 आती है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज 1.25 मीटर। ये जिस स्टोन को थ्रो किया था ना, ये 1.25 मीटर उतनी हाइट तक ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तुमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड्स और डिस्टेंस कवर होगा 1.25 मीटर का। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.